हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुनाचल। सो बेसिकली डेली हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, बट नाउ वी हैव डिसाइडेड कि वी विल डिस्कस द करंट अफेयर्स वीकली, प्रोबेबली ऑन मंडे, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज ऑफ वीक वी विल डिस्कस अबाउट द जीएस टॉपिक्स। जो हम टॉपिक चूज करेंगे वो रैंडमली किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं, जैसे कि आज हमने ज्योग्राफी में बेसिक्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी को उठाया है, जो कि आपके जीएस पे पेपर 1 में, मेंस में और साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल होगा। कई सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, राइट। तो ऐसी कई सारी चीजें होती हैं कि जब तक हम किसी चीज के बेसिक को नहीं समझते हैं तब तक हमें आगे पढ़ने में काफी ज्यादा कठिनाई होती है, काफी मुश्किल होती है। उसी तरीके से जब तक आप इंडियन ज्योग्राफी के बेसिक्स को नहीं समझेंगे, इंडिया को नहीं समझेंगे, उसे जानेंगे नहीं, उसकी लोकेशन को नहीं समझेंगे, तब तक आप इंडिया के बारे में जो भी सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में आप देख रहे हैं कि भाई कोई भी राजा है, उसने दिल्ली को ही क्यों राजधानी बनाना चाहा, तो उसके पीछे भी कोई ज्योग्राफिकल रीजन होगा। या आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स वाला रीजन है यहीं पर क्यों एस्टैब्लिश हुई, तो उसके पीछे भी आपको ज्योग्राफी में जाना ही पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, समझना है, उसके लिए आपको सबसे पहले इंडिया को जानना बहुत जरूरी है, राइट। धीरे धीरे आगे चल के हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पर भी फोकस करेंगे, बट आज हमने बेसिक्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी को लिया है, जिसका पार्ट 1 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम समझेंगे इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, एरिया क्या है, क्या लोकेशन है इंडिया की, क्यों इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया की लोकेशन, किन कंट्रीज से वो अपना बॉर्डर शेयर करती है, और क्या फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया का किया गया है, राइट। बेसिकली हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन क्या है, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मैप में आपको जो छोटा सा येलो कलर से नजर आ रहा है, ये है हमारा इंडिया, राइट। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री विद 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो वर्ल्ड में हम देखेंगे 2.4% एरिया है इन सभी कॉन्टिनेंट्स के एरिया के कंपैरिजन में, राइट। पूरे अर्थ पर हम नहीं देख रहे हैं, वर्ल्ड पर देख रहे हैं, यानी कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन सभी के टोटल एरिया को 100% माना जाए तो उसमें से 2.4% शेयर किसका है, इंडिया का है। अगर हम एरिया की बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया कवर करता है इंडिया। कितना? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कहने को तो ये बहुत ही आसान से सवाल है, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज्यादा बेसिक हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब यही क्वेश्चन एग्जाम में हमारे सामने आते हैं ना तो हम इस 0.28 में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, 2.4 और 2.6 में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज वी नेवर एक्सपेक्ट कि इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, राइट। तो हमें छोटी से छोटी और आसान से आसान चीज को भी अपने माइंड में क्लियर कट एक्सप्लेनेशन के साथ रख के चलना होगा, राइट। तो यहाँ पर आपने देखा ये हमारा पूरा वर्ल्ड है और इस वर्ल्ड के मैप में यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इंडिया, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर हम देखें, ये अगर हमारा पूरा अर्थ है, इसमें हमने डिवाइड कर दिया, ये इक्वेटर है, राइट। तो इक्वेटर के ऊपर यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में टोटली इंडिया लाई करता है। ये देखिए, ये इक्वेटर है और इक्वेटर के ऊपर यानी कि नॉर्थ में है। और अगर हम इस अर्थ को बीच से हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड, वर्टिकली भी डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि इंडिया पूरी तरीके से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। दैट मीन्स इंडिया टोटली नॉर्थ ईस्ट में है, राइट। क्वार्टर्स में अगर हम डिवाइड करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट क्वार्टर में इंडिया की लोकेशन हमें नजर आएगी। ओके, सो दिस इज अबाउट द लोकेशन। अब लोकेशन में हमने देखा कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो 7th लार्जेस्ट अगर इंडिया है तो फिर टॉप पे कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ये जानना भी जरूरी है। पिछले 1-2 साल में हमने देखा कि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे दे दिए जाते हैं कि बहुत ही आसान होते हैं ताकि हर एक बच्चा उसे सॉल्व कर सके। कई बार आपसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लिया जाता है टॉप 5 कंट्रीज एरिया वाइज।
या टॉप 10 कंट्रीज एरिया वाइज। तो यहाँ पर हम 7 कंट्रीज को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा एरिया है रशिया का, फिर है कनाडा, देन थर्ड नंबर पे यूएसए, देन चाइना, देन ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। तो इंडिया 7th नंबर पे है और रशिया टॉप पर है। ओके, सो दीज आर द 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्यों इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है? कॉन्टिनेंट वर्ड तब यूज करते हैं जब एक बड़ा सा लैंड मास हो जिसमें डाइवर्स फीचर्स हो, यानी कि वहां आसपास कोस्टल एरिया भी हो, वहां लैंड फीचर भी काफी ज्यादा हो, फिजियोग्राफी में काफी ज्यादा वेरिएशंस हो, और इंडिया की लोकेशन के अकॉर्डिंग इंडिया बिल्कुल वैसी ही फिजियोग्राफी को शो करता है, इसीलिए इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा गया। दूसरा रीजन ये है कि आज का जो हम इंडिया देखते हैं, अगर हम बैक टू हिस्ट्री में जाएंगे तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इवन अफगानिस्तान, अगर आप महाभारत टाइम्स में चले जाएं तो अफगानिस्तान में गांधार से गांधारी थी, राइट, जो हम महाभारत में देखते हैं, सुनते हैं। तो ये सारे के सारे जो नेबरिंग कंट्रीज है वो इंडिया का पार्ट हुआ करते थे, और तभी से इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा गया था, क्योंकि वो एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता था जो कि टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। साथ ही साथ उसकी फिजियोग्राफी इतनी यूनिक है ना कि डाइवर्स और डिस्टिंक्ट फीचर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम पार्ट कोस्टल बाउंड्रीज को शेयर करता है, जिसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की सॉइल काफी अलग है। नॉर्थ में जब हम देखते हैं तो हिमालयाज हमें नजर आते हैं, राइट। अगर ये मान लीजिए ये हमारा इंडिया है ना, ऐसे ही बना दिया, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर हिमालयाज है। अगर यहाँ पर हिमालयाज है तो यहाँ हमें माउंटेनियस फीचर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ की सॉइल, यहाँ का क्लाइमेट काफी डिफरेंट होगा। साथ ही साथ जब हम क्लाइमेटिक जोन्स में इंडिया को डिवाइड करते हैं तो वो भी बहुत वाइड वैरायटी को शो करते हैं। हिमालय में हमें टुंड्रा और टैगा जैसा क्लाइमेट भी देखने को मिलता है। अगर हम केरला साइड जाएं तो हमें इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है। यहाँ हम राजस्थान में देखें तो हमें डेजर्ट देखने को मिलते हैं। पूर्वांचल में काफी अच्छी ग्रीनरी देखने को मिलती है। सेंट्रल इंडिया में हमें मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलता है। दैट मीन्स इंडिया एक कंट्री होकर भी इतने सारे डाइवर्स क्लाइमेट्स को शो करता है, क्लाइमेटिक रीजंस को शो करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इंडिया के जस्ट सेंटर से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया। आगे हम मैप में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप फैक्चुअली लर्न कर लीजिए कि 8 स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। राइट फ्रॉम द बिगनिंग अगर हम वेस्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले गुजरात आता है, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यू मस्ट रिमेंबर दैट there are only 2 northeastern states from where tropic of cancer passes and these are Tripura and Mizoram. Remember, मैं खुद भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होती थी इनिशियली 4 से 5 साल पहले जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया था। मैं हमेशा त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर इसमें कंफ्यूज हो जाती थी, राइट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, त्रिपुरा और मिजोरम आपको याद रखना है, राइट। सो बेसिकली आप लोग वैसे भी नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते तो आपको ज्यादा अच्छे से वहां की जो पूरी फिजियोग्राफी है वो आपने देखी हुई है, आपको याद होगा। अपने आसपास के रीजन को हम ज्यादा अच्छे से जानते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि फिजियोग्राफी होता क्या है। इतनी देर से मैं बता रही हूँ कि फिजियोग्राफी डाइवर्स है इंडिया की। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द फिजियोग्राफी? फॉर व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी यूज द वर्ड फिजियोग्राफी? Basically, physiography of an area is the outcome of structure, process and the stage of development. आपने अगर ऑप्शनल ज्योग्राफी पढ़ा होगा, आप में से कुछ लोगों ने, तो डेविस का नाम सुना होगा, विलियम मॉरिस डेविस। विलियम मॉरिस डेविस जो है वो ज्योग्राफी के काफी अच्छे स्कॉलर थे। उन्होंने अपनी साइक्लिक थ्योरी दी थी।
हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे साइक्लिक थ्योरी में, बस इतना जान लीजिए कि उन्होंने कहा कि जो पूरी प्रोसेस है नेचुरल, वो एक साइकिल के फॉर्म में चलती है। अगर कोई चीज बन रही है तो धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएगी और वापस से एक प्लेन स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो दिस इज द साइक्लिक थ्योरी, राइट। जैसे कि कोई रिवर है, इनिशियली वो रिवर निकलती है, काफी तेज रफ्तार में बहना शुरू करती है, फिर वो अपने मैच्योर एज में आती है, देन ओल्ड एज में आती है, धीरे धीरे करके वो कभी ना कभी सूख जाती है। यानी कि जिस चीज की स्टार्टिंग हुई थी वो फाइनली उसके एंड तक पहुंचे, वापस से फिर एक नई रिवर निकलेगी जो कि अपने यंग एज में होगी। इसी तरीके से कोई माउंटेन अगर आज यहाँ पर बन रहा है तो पहले यहाँ प्लेन स्ट्रक्चर रहा होगा, फिर थोड़ा सा उठा होगा, फिर उसके बाद थोड़ा और, फिर थोड़ा और, इस तरीके से माउंटेन बना। जब वो अपने पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है, इसके बाद उसका इरोजन होना स्टार्ट होता है और इरोजन होते होते वापस से वो नीचे आ जाता है और प्लेन स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस इज द कंप्लीट साइकिल। तो डेविस ने कहा था all the process, all the landmass, all the physiography is an outcome of structure, process and time. Structure यानी कि कोई स्ट्रक्चर बन रहा है जैसे कि माउंटेन, प्रोसेस तो उसमें कोई ना कोई प्रोसेस काम कर रही होगी, या तो डिपोजिशन की या फिर इरोजन की, एंड टाइम यानी तीसरा फैक्टर जो काम करता है वह स्टेज ऑफ डेवलपमेंट या टाइम। इन सभी चीजों को होने में, इस पूरे प्रोसेस में एक लंबा समय लगता है, बिना समय के कुछ भी नहीं हो सकता। So there are three basic factors which are responsible for any of the physiography, that is structure, process and the time, or we can say that the stage of development, right? तो इंडिया में जो फिजियोग्राफी है वो काफी डाइवर्स है, क्योंकि हमारे यहाँ हिमालय जैसे माउंटेन्स भी हैं, हमारे यहाँ पर जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां पे काफी सारी गंगा यमुना जैसी नदियां भी बहती हैं, हमारे यहाँ पर राजस्थान में डेजर्ट भी है, काफी अलग अलग डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, राइट। So this is all about physiography. Now if we talk about the location, area and extent of India, which is the most asked question of PSC and other exams like one day exams, आप लोग SI या कांस्टेबल का कोई भी एग्जाम देते हैं, SSC बैंकिंग देते हैं, तो इन सभी चीजों में ये रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडिया टोटली नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। अब अगर हम लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में देखें तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए, हमारे जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, हॉरिजॉन्टल लेटे हुए लैटिट्यूड्स, और जो वर्टिकल होते हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, जैसे कि ये। तो इंडिया जहां से शुरू हो रहा है, राइट फ्रॉम हियर दिस पॉइंट, यहां से आपने नीचे देखा ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर इंडिया है, राइट। तो यहाँ इक्वेटर अगर 0 डिग्री पे है तो जिस पॉइंट से इंडिया स्टार्ट हो रहा है ये लैटिट्यूड है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में है। रिमेंबर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। मिनट क्या होता है, जैसे कि आप घड़ी में देखते हो ना, 1 और 2 के बीच में डिविजन्स होते हैं 5, राइट, तो उन्हें हम मिनट्स बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे 1 डिग्री लैटिट्यूड एंड 2 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जो सब डिविजन्स होते हैं उन्हें हम मिनट्स और सेकेंड्स में डिवाइड करते हैं। सो दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और यहाँ सबसे ऊपर जो इंडिया का एक्सटेंट है, इंदिरा कोल जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, यहाँ आते आते 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड आ जाता है। यानी इन दो लैटिट्यूड्स में आप देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे होगा और 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें ये, तो लॉन्गिट्यूड्स में हम देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक इंडिया का एक्सटेंट माना गया है। अब ये तो हमने देखा कि इंडिया का एक्सटेंट क्या है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, जो कि आपको याद रखना है। लेकिन जब हम सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं इंडिया की, तो वो हमारा कन्याकुमारी नहीं होता है, क्योंकि इंडियन टेरिटरी में आते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो 6 डिग्री तक स्प्रेड है। यानी
8 डिग्री से भी पहले 6 डिग्री पे अंडमान निकोबार स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारा अगर हम पूछते हैं कि सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का, तो वो हमारा 6 डिग्री 4 मिनट आता है। और अगर कोई कहे कि इंडियन मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो वो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट पे कन्याकुमारी आता है। डिटेल में मैपिंग करेंगे हम। ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का कितना है? 3287469 स्क्वायर किलोमीटर। रिमेंबर 3287469 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसके नाम पर किसी ओशन को नाम दिया गया है, दैट इज इंडियन ओशन। भारत हिंद महासागर, हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर कहा गया, इंडिया के नाम पर इंडियन ओशन कहा गया। और इंडियन ओशन 46 कंट्रीज को बॉर्डर करता है, यानी कि 46 कंट्रीज से घिरा हुआ है। उन 46 कंट्रीज में से भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर इंडियन ओशन का नाम रखा गया था। 46 कंट्रीज में से 27 लिटरल कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, 7 आइलैंड स्टेट्स हैं और 12 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। काफी डीप में ये फैक्ट एंड फिगर दिया हुआ है जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन आते आते एक समय ऐसा आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो हमारे दिमाग को घुमा देते हैं, हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, राइट। तो ये चीज भी आपको याद रखनी होगी। द लास्ट पॉइंट इज, जब किसी कंट्री में घड़ी देखी जाती है, समय देखा जाता है, तो वैसे तो ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। जब हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ते हैं उस समय हमें टाइम जोन समझना होगा, किस तरीके से टाइम जोन्स को डिसाइड किया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल हम शॉर्ट में समझेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। किसी भी देश के बीच में एक लॉन्गिट्यूड को डिसाइड कर लिया जाता है कि भाई यहां से, इस लॉन्गिट्यूड से हम अपना टाइम जोन निर्धारित करेंगे। ये जो टाइम जोन है वो 82 डिग्री 1/2 डिग्री यानी 82.5 डिग्री पर सेट किया गया है। और ये जो लॉन्गिट्यूड है हमारी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसे कहते हैं, ये पास होती है मिर्जापुर से। कई बुक्स में आपको मिर्जापुर देखने को मिलेगा और कई बुक्स में आपको इलाहाबाद का नैनी देखने को मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, दोनों ऑप्शन एक साथ एग्जाम में नहीं आएंगे, मिर्जापुर या फिर नैनी इन इलाहाबाद, एक ही ऑप्शन आपको आएगा। और जो भी ऑप्शन आएगा दोनों में से दोनों ही सही माने जाते हैं जहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पास होती है। अब आप देखिए, ये हमारे इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और यहाँ पर वेस्ट है, राइट। तो सूर्योदय कहां से होगा, सनराइज कहां से होगा? ऑब्वियसली पूर्व से सन निकलता है, ईस्ट से। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ईस्ट से जब सनराइज होगा तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सन की रेज देखने को मिलेंगी, यहाँ पर दिन हो जाएगा और ये सूरज जब तक मूव करके यहाँ आएगा तब तक इसे 1 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा और वेस्ट में आते आते 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस हमें देखने को मिलने लगेगा। यानी कि इंडिया के ईस्ट से लेके वेस्ट तक 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस होता है। लेकिन ये डिफरेंस हमारे वॉच में शो नहीं किया जाता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक कोने से दूसरे कोने में खड़े होकर जब बात करेंगे तो वो अपने टाइम डिसीजन में कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। ट्रेन चलेगी तो पता ही नहीं चलेगा भाई ट्रेन का टाइम, अरुणाचल में बोल रहे हैं कि ट्रेन 2 बजे निकलेगी और गुजरात में बोल रहे हैं ट्रेन 4 बजे निकलेगी। तो ये कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हमने एक सेंट्रल लाइन को ही स्टैंडर्ड टाइम लाइन मान लिया, जिससे हमारी वॉचेस को सेट किया जाता है। लेकिन फिजिकली जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि अरुणाचल में सुबह के 4 बजे अगर दिन हो रहा है, सनलाइट हमें नजर आ रही है, तो गुजरात में हमें 6 बजे वही दिन नजर आएगा। Okay. Basically, physiography of an area is the outcome of structure, process and the stage of development. आपने अगर ऑप्शनल ज्योग्राफी पढ़ा होगा, आप में से कुछ लोगों ने, तो डेविस का नाम सुना होगा, विलियम मॉरिस डेविस। विलियम मॉरिस डेविस जो है वो ज्योग्राफी के काफी अच्छे स्कॉलर थे। उन्होंने अपनी साइक्लिक थ्योरी दी थी।
हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे साइक्लिक थ्योरी में, बस इतना जान लीजिए कि उन्होंने कहा कि जो पूरी प्रोसेस है नेचुरल, वो एक साइकिल के फॉर्म में चलती है। अगर कोई चीज बन रही है तो धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएगी और वापस से एक प्लेन स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो दिस इज द साइक्लिक थ्योरी, राइट। जैसे कि कोई रिवर है, इनिशियली वो रिवर निकलती है, काफी तेज रफ्तार में बहना शुरू करती है, फिर वो अपने मेच्योर एज में आती है, देन ओल्ड एज में आती है, धीरे धीरे करके वो कभी ना कभी सूख जाती है। यानी कि जिस चीज की स्टार्टिंग हुई थी वो फाइनली उसके एंड तक पहुंची और वापस से फिर एक नई रिवर निकलेगी जो कि अपने यंग एज में होगी। इसी तरीके से कोई माउंटेन अगर आज यहाँ पर बन रहा है तो पहले यहाँ प्लेन स्ट्रक्चर रहा होगा, फिर थोड़ा सा उठा होगा, फिर उसके बाद थोड़ा और, फिर थोड़ा और, इस तरीके से माउंटेन बना। जब वो अपने पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है, इसके बाद उसका इरोजन होना स्टार्ट होता है और इरोजन होते होते वापस से वो नीचे आ जाता है और प्लेन स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस इज द कंप्लीट साइकिल। तो डेविस ने कहा था all the process, all the landmass, all the physiography is an outcome of structure, process and time. Structure यानी कि कोई स्ट्रक्चर बन रहा है जैसे कि माउंटेन, प्रोसेस तो उसमें कोई ना कोई प्रोसेस काम कर रही होगी, या तो डिपोजिशन की या फिर इरोजन की, एंड टाइम यानी तीसरा फैक्टर जो काम करता है वो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट या टाइम। इन सभी चीजों को होने में, इस पूरे प्रोसेस में एक लंबा समय लगता है, बिना समय के कुछ भी नहीं हो सकता। So there are three basic factors which are responsible for any of the physiography, that is structure, process and the time, or we can say that the stage of development, right? तो इंडिया में जो फिजियोग्राफी है वो काफी डाइवर्स है, क्योंकि हमारे यहाँ हिमालय जैसे माउंटेन्स भी हैं, हमारे यहाँ पर जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां पे काफी सारी गंगा यमुना जैसी नदियां भी बहती हैं, हमारे यहाँ पर राजस्थान में डेजर्ट भी है, काफी अलग अलग डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, right? So this is all about physiography. Now if we talk about the location, area and extent of India, which is the most asked question of PSC एंड अदर एग्जाम्स, लाइक वन डे एग्जाम्स, आप लोग SI या कांस्टेबल का कोई भी एग्जाम देते हैं, SSC बैंकिंग देते हैं, तो इन सभी चीजों में ये रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडिया टोटली नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। अब अगर हम लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में देखें तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए, हमारे जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, हॉरिजॉन्टल लेटे हुए लैटिट्यूड्स, और जो वर्टिकल होते हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, जैसे कि ये। तो इंडिया जहां से शुरू हो रहा है, राइट फ्रॉम हियर दिस पॉइंट, यहां से आपने नीचे देखा ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर इंडिया है, राइट। तो यहाँ इक्वेटर अगर 0 डिग्री पे है तो जिस पॉइंट से इंडिया स्टार्ट हो रहा है ये लैटिट्यूड है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में है। रिमेंबर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। मिनट क्या होता है, जैसे कि आप घड़ी में देखते हो ना, 1 और 2 के बीच में डिविजन्स होते हैं 5, राइट, तो उन्हें हम मिनट्स बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे 1 डिग्री लैटिट्यूड एंड 2 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जो सब डिविजन्स होते हैं उन्हें हम मिनट्स और सेकेंड्स में डिवाइड करते हैं। सो दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और यहाँ सबसे ऊपर जो इंडिया का एक्सटेंट है, इंदिरा कोल जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, यहाँ आते आते 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड आ जाता है। यानी इन दो लैटिट्यूड्स में आप देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे होगा और 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, ये तो लॉन्गिट्यूड्स में हम देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक इंडिया का एक्सटेंट माना गया है। अब ये तो हमने देखा कि इंडिया का एक्सटेंट क्या है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, जो कि आपको याद रखना है। लेकिन जब हम सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं इंडिया की, तो वो हमारा कन्याकुमारी नहीं होता है, क्योंकि इंडियन टेरिटरी में आते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो 6 डिग्री तक स्प्रेड है।
यानी 8 डिग्री से भी पहले 6 डिग्री पे अंडमान निकोबार स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारा अगर हम पूछते हैं कि सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का, तो वो हमारा 6 डिग्री 4 मिनट आता है। और अगर कोई कहे कि इंडियन मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो वो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट पे कन्याकुमारी आता है। डिटेल में मैपिंग करेंगे हम। ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का कितना है? 3287469 स्क्वायर किलोमीटर। रिमेंबर 3287469 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसके नाम पर किसी ओशन को नाम दिया गया है, दैट इज इंडियन ओशन। भारत हिंद महासागर, हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर कहा गया, इंडिया के नाम पर इंडियन ओशन कहा गया। और इंडियन ओशन 46 कंट्रीज को बॉर्डर करता है, यानी कि 46 कंट्रीज से घिरा हुआ है। उन 46 कंट्रीज में से भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर इंडियन ओशन का नाम रखा गया था। 46 कंट्रीज में से 27 लिटरल कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, 7 आइलैंड स्टेट्स हैं और 12 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। काफी डीप में ये फैक्ट एंड फिगर दिया हुआ है जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन आते आते एक समय ऐसा आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो हमारे दिमाग को घुमा देते हैं, हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, राइट। तो ये चीज भी आपको याद रखनी होगी। द लास्ट पॉइंट इज, जब किसी कंट्री में घड़ी देखी जाती है, समय देखा जाता है, तो वैसे तो ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। जब हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ते हैं उस समय हमें टाइम जोन समझना होगा, किस तरीके से टाइम जोन्स को डिसाइड किया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल हम शॉर्ट में समझेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। किसी भी देश के बीच में एक लॉन्गिट्यूड को डिसाइड कर लिया जाता है कि भाई यहां से इस लॉन्गिट्यूड से हम अपना टाइम जोन निर्धारित करेंगे। ये जो टाइम जोन है वो 82 डिग्री 1/2 डिग्री यानी 82.5 डिग्री पर सेट किया गया है। और ये जो लॉन्गिट्यूड है हमारी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसे कहते हैं, ये पास होती है मिर्जापुर से। कई बुक्स में आपको मिर्जापुर देखने को मिलेगा और कई बुक्स में आपको इलाहाबाद का नैनी देखने को मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, दोनों ऑप्शन एक साथ एग्जाम में नहीं आएंगे, मिर्जापुर या फिर नैनी इन इलाहाबाद, एक ही ऑप्शन आपको आएगा। और जो भी ऑप्शन आएगा दोनों में से दोनों ही सही माने जाते हैं जहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पास होती है। अब आप देखिए, ये हमारे इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और यहाँ पर वेस्ट है, राइट। तो सूर्योदय कहां से होगा, सनराइज कहां से होगा? ऑब्वियसली पूर्व से सन निकलता है, ईस्ट से। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ईस्ट से जब सनराइज होगा तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सन की रेज देखने को मिलेंगी, यहाँ पर दिन हो जाएगा और ये सूरज जब तक मूव करके यहाँ आएगा तब तक इसे 1 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा और वेस्ट में आते आते 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस हमें देखने को मिलने लगेगा। यानी कि इंडिया के ईस्ट से लेके वेस्ट तक 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस होता है। लेकिन ये डिफरेंस हमारे वॉच में शो नहीं किया जाता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक कोने से दूसरे कोने में खड़े होकर जब बात करेंगे तो वो अपने टाइम डिसीजन में कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। ट्रेन चलेगी तो पता ही नहीं चलेगा भाई ट्रेन का टाइम, अरुणाचल में बोल रहे हैं कि ट्रेन 2 बजे निकलेगी और गुजरात में बोल रहे हैं ट्रेन 4 बजे निकलेगी। तो ये कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हमने एक सेंट्रल लाइन को ही स्टैंडर्ड टाइमलाइन मान लिया, जिससे हमारी वॉचेस को सेट किया जाता है। लेकिन फिजिकली जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि अरुणाचल में सुबह के 4 बजे अगर दिन हो रहा है, सनलाइट हमें नजर आ रही है, तो गुजरात में हमें 6 बजे वही दिन नजर आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं। इंडिया में कुछ नए नए चेंजेस हुए हैं। टोटल 28 स्टेट्स हैं इंडिया में और 8 यूनियन टेरिटरीज है, जो कि पहले हुआ करती थी, लेकिन बाद में हमारे जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया 2 जून 2014 में, 2 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया तब 29 स्टेट्स हो गए थे इंडिया में। लेकिन वापस से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जब यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया तो फिर एक स्टेट वापस कम हो गया, 28 स्टेट्स करेंटली
है। साथ ही साथ जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी तो यूनियन टेरिटरी भी बढ़ के 9 हो गई थी, लेकिन अब दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव जो 2 यूनियन टेरिटरी थी उन्हें मिला के एक कर दिया गया और वापस से हमारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो टोटल 8 हो गई हैं। तो यहाँ पर स्टेट्स की लिस्ट में लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि वो काफी इजी है, आप सभी को पता है कौन कौन से स्टेट्स हैं, लेकिन जो न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी फाउंडेशन डेट और उनकी कैपिटल आपको याद रखना जरूरी है। सबसे पहले अंडमान निकोबार आइलैंड्स की हम बात करें तो इसे 1 नवंबर 1956 में बनाया गया था, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन सी जेल यहाँ पर है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा चंडीगढ़, जिसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ की भी 1 नवंबर 1966 में से बनाया गया था। दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन्हें मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया, जिसकी कैपिटल दमन को बनाया गया है 26 जनवरी 2020 में। रिसेंटली सबसे लेटेस्ट यही यूनियन टेरिटरी बनाई गई है 26 जनवरी 2020। दिल्ली को 9 मई 1905 में स्टैब्लिश किया गया था, पहली यूनियन टेरिटरी थी ये भारत की। ओके, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरीज ही बनाई गई। जम्मू एंड कश्मीर में 2 कैपिटल्स हैं, श्रीनगर को समर कैपिटल बनाया जाता है और जम्मू को विंटर कैपिटल, क्योंकि विंटर्स में श्रीनगर के रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं बर्फ के जमने से। हालांकि काफी सारी टनल्स का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है ताकि 24/7 और पूरे 12 महीने यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, एक्सेसिबिलिटी है, वो बनी रहे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया 31 अक्टूबर 2019। रिमेंबर 31 अक्टूबर 2019। लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती, इसे 1 नवंबर 1956 में बनाया गया। पुदुचेरी को 1 नवंबर 1954 में। लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 में along with जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारी लेटेस्ट और न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरीज टोटल 8 लोकेशन के साथ यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि पौंडीचेरी एकमात्र ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो कि 3 स्टेट्स में है, राइट, 3 स्टेट्स में है ये। अब ये 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, काफी इजी क्वेश्चन है। 4 पार्ट्स है पुडुचेरी के जो कि 3 स्टेट्स में स्प्रेड है, ये आपको कमेंट में बताना है। देखिए अब हम मैपिंग के थ्रू समझेंगे, क्योंकि जो चीज आपको ऑब्जर्व करके समझ में आएगी वो सुनने से या पढ़ने से समझ में आने वाली नहीं है। मैपिंग में आप देखिए कि इंडिया के जब हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है हमारा लद्दाख में इंदिरा कोल। याद रखिए इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट नहीं है ये, इंदिरा पॉइंट हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज इंदिरा कोल। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना ये पीओके में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। अगर मेनलैंड इंडिया की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अक्साई चीन है, यहाँ पर पीओके है, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आता है सियाचिन ग्लेशियर। इसके अलावा सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा आता है केप कॉमोरिन, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। मेनलैंड इंडिया की बात चल रही है अभी। कंप्लीट इंडिया की जब हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पर इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा जो कि अंडमान निकोबार में है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो गौहर माता या गौहर मोती भी इसे कहा जाता है। गौहर मोती ये कहां पर है, गुजरात में। और सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में, राइट। अब अगर हम लेंथ की बात करते हैं इंडिया की, नॉर्थ से साउथ तक इंडिया का एक्सटेंट है 3214 किलोमीटर, रिमेंबर 3214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। दोनों ही फिगर्स काफी इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आप, ये हमने इंदिरा कोल की बात की है, फिर हमने देखा गौहर मोती जो कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, फिर हमने देखा किबिथु जो कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, फिर मैंने आपको बताया था कि इंदिरा पॉइंट जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पे सदर्न मोस्ट पॉइंट है कंप्लीट इंडिया का, इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। कौन सा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ये निकोबार आइलैंड्स में है। अब यहाँ आप देखेंगे इंडिया के चारों तरफ क्या है,
यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है। म्यांमार है, यहाँ नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, और यहाँ से 106 किलोमीटर की सीमा बनती है अफगानिस्तान के साथ, राइट। अगर टोटल लेंथ बाउंड्री की बात करें, यानी कि इंडिया के नॉर्थ में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लैंड बाउंड्रीज है, यानी अलग अलग कंट्रीज यहाँ पर लोकेटेड है, तो टोटल लेंथ बाउंड्री इंडिया की है 15,200 किलोमीटर। रिमेंबर 15,200 किलोमीटर्स। कोस्टल बाउंड्री कितनी है? टोटल कोस्टल बाउंड्री है 7516 किलोमीटर, जिसमें हमारे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी आ जाते हैं। इन आइलैंड को मिलाकर टोटल कोस्टल बाउंड्री होती है हमारी 7516.6 किलोमीटर। और अगर सिर्फ मेनलैंड की बात करें, गुजरात से लेके यहाँ पर वेस्ट बंगाल तक, तो ये हमारी है 6100 किलोमीटर्स। रिमेंबर 6100 किलोमीटर्स। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं जो कि आपका जानना काफी जरूरी है। स्ट्रेट्स जो बनाई गई हैं, जैसे कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में जो चैनल है उसे ग्रेट चैनल बोलते हैं। कौन सा चैनल? ग्रेट चैनल। साथ ही साथ लिटिल अंडमान एंड निकोबार, यानी कि यहाँ पर अंडमान है, ये लिटिल अंडमान, और निकोबार ये नीचे है, इन दोनों के बीच में जो लैटिट्यूड है उसी लैटिट्यूड के नाम पर इसका नाम रखा गया 10 डिग्री चैनल। रिमेंबर 10 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय यहाँ पर ये मिनिकॉय है और ये लक्षद्वीप है, इन दोनों के बीच में जो लैटिट्यूड्स है वो है 9 डिग्री चैनल। फिर हम देखेंगे कि थोड़े ही नीचे आके आता है मालदीव। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जो लैटिट्यूड होगा वो है 8 डिग्री चैनल, राइट। साउथ से आपको शुरू होना है 8, 9 एंड देन 10। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो गल्फ है इसे हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, और ये स्ट्रेट जो बनती है इसे बोलते हैं पाक स्ट्रेट। रिमेंबर गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। सो बेसिकली जब मैंने आपको बोला था कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहाँ पर अक्साई चीन है, तो इस तरीके से आप देखेंगे इंडिया का कुछ पार्ट पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जब लड़ाई हुई थी 1947 में, तो उस समय जब दोनों देश अलग हुए तो पाकिस्तान ने कुछ कबीलियों के साथ मिलकर हमला कर दिया भारत में, और कुछ भारत के हिस्से में घुस आए वो कबीलियाई और उन्होंने उस पर अपना कब्जा जमा लिया। फिर बाद में ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस के पास पहुंच गया, जिसके चलते भारत अपने हिस्से को वापस नहीं ले पाया, और आज भी ये हिस्सा भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई का मुद्दा बना हुआ है। सो दिस इज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और उसी तरीके से जब चाइना के साथ भारत का युद्ध हुआ तो चाइना ने भी ये हिस्सा अपना कब्जा कर लिया, जिसे हम बोलते हैं अक्साई चीन। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री बनी हुई है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC। जिस लाइन पे आके सीज फायर किया गया कि भाई इससे आगे अब हम नहीं बढ़ेंगे, यहीं पे बात खत्म होती है, तो इसे हमने LOC कहा, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसके दोनों तरफ, एक तरफ पाकिस्तान की सेना तैनात रहती है और दूसरी तरफ भारत की सेना तैनात रहती है। और भारत और चीन के बीच में जो लाइन बनाई गई थी सीज फायर लाइन, उसे बोलते हैं LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। डोंट कंफ्यूज इन बोथ दीज लाइंस, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।